दोस्तों साल था 12 मार्च 1993 को मुंबई के अंदर एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। इन हमलों में लगभग 257 लोगों की मौत हो जाती है और 700 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उसमें से कुछ बहुत बड़े लेवल पर भी जख्मी होते हैं। ये भारत के बाहर बैठे दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी ने करवाए थे। हमले के बाद उस वक्त के महाराष्ट्र के सीएम स्टेटमेंट आता है कि मुंबई के अंदर 12 नहीं 13 जगह पर बम ब्लास्ट हुए हैं। कुछ साल बाद यही नेता अपनी किताब में खुलासा करते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये झूठ बोला था कि ताकि ये लगे कि हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है। रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एन.के. सूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उस मुख्यमंत्री ने उस हमले को लेकर झूठ इसलिए बोला था। दाऊद इब्राहिम का काफी करीबी माना जाता था। इस मुख्यमंत्री ने अपनी एक पार्टी भी बना ली। उस वक्त इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता दाऊद के गुंडों से मिले हुए थे और इन लोगों की सहब पर दाऊद सारे क्राइम करता था, ऐसा उन्होंने बोला, जो कि पूर्व ऑफिसर ने बताया था। अब एक दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। 2005 में जावेद मियादाद के बेटे जुनैद मियादाद की शादी दाऊद इब्राहिम के बेटी से दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होती है। इंडियन एजेंसीज को लगता था कि ये बहुत सही मौका है दाऊद को रंगे हाथों पकड़ने का। उस टाइम की यूपीए सरकार ने परमिशन मांगी तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि नाना आप लोगों को जो करना है करिए, हमें शामिल मत करिए, हम परमिशन नहीं दे सकते। इसके बाद एजेंसीज ने सोचा कि चलो ये काम छोटा राजन से करवाते हैं, जो एक टाइम में दाऊद का बड़ा गुर्गा हुआ करता था। तब एजेंसीज ने उसे इस ऑपरेशन की मान सौंप दी थी। डोभाल साहब ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली थी। राजन के दो सारथी विकी मल्होत्रा और फरीद को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उनके पासपोर्ट तैयार किए गए और उनको भेजने की पूरी तैयारी ली गई। डोभाल साहब और विकी मल्होत्रा और फरीद को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे। तभी मुंबई पुलिस का एक डीसीपी वहां आता है और इन दोनों एजेंट्स को गिरफ्तार कर लेता है। साहब इस गिरफ्तारी का प्रोटेस्ट भी करते हैं, मगर वो डीसीपी उनकी एक भी नहीं सुनता डोभाल साहब की। दोनों को गिरफ्तार करके ले जाता है। इसके चलते इतना बड़ा ऑपरेशन बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। इस पूरी का जिक्र करते हुए रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एन.के. सूद ने कुछ वक्त पहले एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा था। सूद साहब ने यह बताया था, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आईपी का इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो और एक डीसीपी फॉर्मर आईबी चीफ के खिलाफ अरेस्ट कर ली। इसका मतलब साफ था कि उस डीसीपी पर उस वक्त कितना दबाव था और महाराष्ट्र के किसी पॉलिटिशियन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस पॉलिटिशियन के पास पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन थी, उसके सोर्सेज के थ्रू दाऊद के ग्राम के वाले ऑपरेशन की जानकारी पहले पहुंच चुकी थी। इससे पहले आईबी कुछ कर पाती, उस डीजीपी ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और ये सारा ऑपरेशन डिस्ट्रॉय कर। और दाऊद ही ने अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक और शहाबुद्दीन तक ऐसे 20 माफिया हैं जिनके किसी न किसी से कोई दूर तक लिंक हैं और ना ही इन लोगों की कभी दाऊद के खिलाफ कोई जबान खुली। तो दोस्तों जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हिंदू है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक टाइम पर जो दाऊद को सपोर्ट मिलता था क्योंकि वो मुस्लिम था और मुख्तार अंसारी शहाबुद्दीन को ये सपोर्ट मिलता था, तो तब ये लोग क्यों नहीं बोलते थे कि आप अब ये मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो गैंगस्टर हैं। क्योंकि कुछ लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई को कौन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है या उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, इस पर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। उस दाऊद को बचाने के लिए कैसे एक नेता आईबी का ऑपरेशन रुकवा देता है और एक डीजीपी जो लोग उस ऑपरेशन में शामिल होने वाले थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि दाऊद के ऊपर 1993 में 12 बम ब्लास्ट का आरोप था। मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है और उसके ऊपर आज भी $25 मिलियन का अमेरिकन इनाम है उसके ऊपर। उस दाऊद को आज भी भारत के नेता सपोर्ट करते थे और उसको बचाते थे और उसके काले कारनामों के बीच उसकी हेल्प करते थे कि ये नेता ही नहीं और गुजरात का एक बड़ा लीडर जो एक टाइम पे एक सबसे पुरानी पार्टी का सलाहकार हुआ करता था, वो भी दाऊद का बड़ा क्लोज था। साथ में बैठकर दाऊद का जितना भी कारोबार था वो उन्हीं की निगरानी में चलता था। यही रीजन है कि 93 से लेकर 2011 और 12 तक देश में दर्जनों बम ब्लास्ट हुए।
इन ब्लास्ट में हजारों लोग मारे गए और 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि जितने भी बड़े गैंगस्टर हुए हैं इंडिया के अंदर, उसमें जो बड़ा नाम आता है यूपी के अंदर अतीक अहमद, अतीक के भाई अशरफ अहमद, और दूसरा नाम आता है शहाबुद्दीन जो बिहार के अंदर एक गैंगस्टर थे। ऐसा पुलिस का कहना है कि वो गैंगस्टर थे। और उसके बाद नाम आता है मुख्तार अंसारी। कैसे एक टाइम पर मुख्तार अंसारी का जलवा था यूपी के अंदर, और कैसे ये भी माना जाता है कि कैसे उनका जो कनेक्शन था वो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से था। तो आज पब्लिक ये चीज़ बोल रही है कि कैसे कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई सपोर्ट करते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब इन लोगों का वर्चस्व यूपी के अंदर और इंडिया के अंदर चलता था तो बाकी कुछ लोग इस पर बात करना भी नहीं चाहते थे। आज कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानते हैं, कुछ लोग उसको गैंगस्टर मानते हैं। मेरे हिसाब से अगर वो जेल में बंद है और पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है तो वो गैंगस्टर ही है। और कैसे उसने कुछ लोगों का मर्डर कराया है, कुछ लोगों को धमकी दी है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है इस वीडियो के अंदर कि किसी भी गैंगस्टर को, किसी भी इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त लोगों को आइडल ना माने, उन्हें ना फॉलो करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज़? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल TIC न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।